नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। केदारनाथ उपचुनावों को लेकर के मतदान संपन्न हो चुका है। केदारनाथ उपचुनाव में 57.64% वोटिंग हुई। महिलाओं ने वोटिंग में एक बार फिर से बाजी मारी है। महिला वोटरों ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। पुरुषों के मुकाबले 3132 महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। मनोज रावत और आशा नौटियाल में कड़ी टक्कर देखने को मिली। आशा नौटियाल बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी थी और मनोज रावत कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 90,875 वोटरों में से 53,526 वोटरों ने वोट डाले हैं और इस उपचुनाव को लेकर जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। मतदान के लिए लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। लोगों ने वोटिंग के लिए सुबह से घरों से निकलना शुरू किया था और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते भी नजर आए थे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 23 नवंबर को मतगणना होगी। इस हॉट सीट पर 6 प्रत्याशी मैदान में रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट पर 90,875 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करते नजर आए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करें। केदारनाथ विधानसभा सीट पर देखिए मतदान संपन्न हो चुका है। 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हुआ है। ईवीएम में उस फैसले को जनता ने कैद कर दिया है। इनमें अगर बात करें 90,875 वोटरों में से 53,526 वोटरों ने वोट कास्ट किया है। केदारनाथ में 6 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे थे। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी टक्कर मानी जा रही थी और यूकेडी ने अपने कैंडिडेट को उतार करके इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बनाया। उपचुनाव में बीजेपी ने आशा नौटियाल पर भरोसा जताया। केदारनाथ से कांग्रेस ने मनोज रावत पर दांव खेला। यूकेडी ने डॉक्टर आशुतोष भंडारी पर भरोसा जताया था। आरपी सिंह, त्रिभुवन चौहान और प्रदीप रोशन निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। विधानसभा में कुल 90,000 वोटर मतदान के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। माफ कीजिएगा, शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली हुई थी। 23 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। अनुज अवस्थी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? मतदान कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गए और इस बीच 6 ऐसे प्रत्याशी जिनके भाग्य का फैसला जनता ने किया है। बिल्कुल, करीब मतदान जो है 58% मतदान रहा है केदारनाथ विधानसभा सीट को लेकर के, और अपने आप में बेहद निराशाजनक है क्योंकि जितनी व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग ने करी थी उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई और जो प्रतिशत है वो काफी गिरा हुआ है। हालांकि चूंकि मतदान बड़ा शांतिपूर्वक रहा, लेकिन शाम होते होते मतदान की जो स्थिति थी वो काफी गिर गई। 58% मतदान अपने आप में निराशाजनक है और यही स्थिति लोकसभा चुनाव की भी हुई थी। जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय भी जो है निर्वाचन आयोग ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम 60% या 70% या 80% मतदान होगा, लेकिन 70-80% मतदान ना होते हुए करीब 65% आसपास जो है लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ था। अब चूंकि उपचुनाव है, इसमें केवल 58% मतदान हुआ है। हालांकि चूंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर लिया है, लोग भी घरों से बाहर निकले हैं, लेकिन बहुत से लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करने नहीं पहुंचे, जिसके कारण जो है जो पोलिंग पार्टियां हैं वो और साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग वो बेहद नाराज है कि इतना कम परसेंटेज आखिर क्यों हो रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है। लेकिन इन तमाम नेगेटिविटी के बीच में एक पॉजिटिविटी भी है अनुज, वो ये कि कंपैरेटिवली पुरुषों के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर
वोटिंग में हिस्सा लिया और पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत अच्छा है। बिल्कुल, चूंकि बीजेपी ने इसीलिए महिला उम्मीदवार को खड़ा किया था, आशा नौटियाल को, कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो निकले और निकल करके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना, और यही हुआ। उनका बीजेपी का जो सफल साधन है वो बिल्कुल सफल हुआ, और उन्होंने जो महिलाएं थी वहां की, वो निकल करके उन्होंने बढ़ चढ़ के वो वोटिंग डाली, अपना हिस्सा लिया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये एक बीजेपी की सफल रणनीति है। और आज की अगर बात करें तो कल जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई, जिसमें प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, ये सभी लोग वहां पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे बैठक में ली, और साथ साथ केदारनाथ चुनाव को लेकर के वहां पे रणनीति भी तैयार करी गई। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के अब रणनीति बन रही है। अब लेकिन ये देखना होगा कि 23 तारीख को बाबा केदार का आशीर्वाद किसे मिलता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधानसभा चुनावों को लेकर के हरीश रावत यानी कि हरदा का बड़ा दावा सामने आया है। महाराष्ट्र झारखंड में बन रही है INDIA गठबंधन की सरकार, भारी बहुमत से हमारी सरकार जीतेगी, हमारी गठबंधन सरकार बनाएगी, ये कहना है हरीश रावत का। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनावों और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार 20 नवंबर को मतदान संपन्न हो गए। वोटिंग पूरी होने के बाद अब हर किसी को नतीजों का इंतजार है, लेकिन नतीजे अपनी अपनी जीत के दावे भी खूब किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश उपचुनाव परिणामों को लेकर के बड़ा दावा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरदा ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में हमारा गठबंधन जीत रहा है, बहुत अच्छे बहुमत के साथ गठबंधन सरकार बनाएगा। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चाहते हैं गठबंधन के एक विकल्प के रूप में तैयार हो, उसके लिए लोगों ने वोट किया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर कहा, यहां सत्तारूढ़ को दल चेतावनी देने के लिए, फटकार लगाने के लिए जनता वोट कर रही है। लोग महंगाई, कुशासन, भ्रष्टाचार से तंग हैं। कहा कि बहुत अच्छी जीत होगी और ये नतीजे भारत और लोकतंत्र के हित में होंगे। झारखंड में भी और महाराष्ट्र के अंदर भी हमारा गठबंधन जीत रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छे बहुमत के साथ गठबंधन सरकार बनाएगा। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग चाहते हैं गठबंधन जो है एक विकल्प के रूप में तैयार हो, और उसके लिए वोट कर रहे हैं। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हुई हिंसा में कई लोगों की जान चली गई, तो वहीं सरकारी और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। तो वहीं हिंसा में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसा में कुछ लोगों ने पुलिस और जिला प्रशासन की मदद भी की। बनभूलपुरा में हुए बवाल के दौरान एक महिला कांस्टेबल को बचाने वाले परिवार को अब कुछ लोग धमका रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ लोगों की ओर से उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। आरोप है कि महिला कांस्टेबल को जान से बचाने को लेकर के अब जो धमकी है वो मिल रही है। इस वजह से उसके पड़ोस के कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं और आए दिन गाली गलौज और धमकी देते हैं। इस पूरे मामले को बताते हुए एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा, यह मामला दो पड़ोसियों के आपसी रंजिश यानी कि विवाद का है। या अगर बनभूलपुरा हिंसा मामले के किसी विवेचक और साक्ष्य से जुड़े होने की बात सामने आती है तो उसकी जांच कराई जा रही है, उसके बाद ही कुछ भी कार्रवाई हो पाएगी। जांच कर रहे हैं। ये बेसिकली दो पड़ोसियों का आपसी विवाद है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बनभूलपुरा वाली घटना है उससे इसका क्या संबंध है। और अगर किसी ने इस तरीके का वो किया है कि जो विवेचना में अगर किसी ने सहयोग किया है या उस टाइम अगर पुलिस का किसी ने सहयोग किया और ऐसे परिवार को धमका रहा है, तो पुलिस ऐसे लोगों से बहुत सख्ती से डील करेगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रदेश सेना भर्ती हो रही है, जिसमें हजारों की तादाद में युवा पहुंचे हैं।
प्रादेशिक सेना की भर्ती रैली में बेरोजगारी का आलम साफ नजर आता है। सेना के अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए दूसरे राज्यों के 20,000 से ज्यादा युवा पहुंचे थे। देश में बेरोजगारी किस कदर व्याप्त है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए हो रही भर्ती में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके युवा भी हिस्सा लेने आए। इनमें कई युवा ऐसे भी हैं जो कई बार सेना भर्ती में शामिल हो चुके हैं। पिथौरागढ़ में 12 से 27 नवंबर तक प्रादेशिक सेना भर्ती का आयोजन हो रहा है। 12 नवंबर से अब तक देश के अलग अलग राज्यों से 25,000 से ज़्यादा युवा सेना में भर्ती होकर रोजगार पाने का सपना लिए यहाँ पहुँचे हैं। दिनांक 12 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर 2024 तक आर्मी टेरिटोरियल आर्मी ओपन रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन पिथौरागढ़ में किया जा रहा है, जिसमें विगत कुछ दिनों से तो शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ जो भी अन्य स्टेट के व्यक्ति यहाँ अभ्यर्थी यहाँ आए थे उनके द्वारा रिक्रूटमेंट रैली में प्रतिभाग किया गया और सभी सामान्य रूप से रहा। दानापुर की अप्रत्याशित स्थगन से यहाँ दबाव बढ़ा, जिसको लेकर के प्रशासन और पुलिस द्वारा चाक चौबंद प्रबंध किए गए। इसमें पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नियुक्त किया गया, साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी इसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई। तो वर्तमान में शांति व्यवस्था बहाल है यहाँ पर और किसी प्रकार की हताहत यहाँ नहीं हुआ। नहीं, हमने जो लगभग आज लगभग 17-18 हज़ार के आसपास की हमारी जो अभी यहाँ अभ्यर्थी हैं वो आए थे और उनकी पूरी व्यवस्थाएं यहाँ करी गई हैं, उनके रहने खाने और उनके सुरक्षा की व्यवस्था और साथ ही साथ भर्ती स्थल तक पहुँचाने और यहाँ से वापस उनको भेजने के लिए। तो ये जो भीड़ है ये कल शाम हमारे जनपद में पहुँच चुकी थी। तब से लेकर के अभी तक लगातार हम लोग जो है फील्ड पे हैं, काम कर रहे हैं और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से भर्ती चल रही है टेरिटोरियल आर्मी और यहाँ पर स्थानीय प्रशासन के समन्वय से। दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट जारी कर दिया है। जो बसें दिल्ली में नहीं घुस सकती उन्हें यूपी में दिल्ली की सीमा पर रोककर सवारियों को दिल्ली भेजने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग से समन्वय बनाया जा रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि नए नियमों के तहत दिल्ली में BS3 और BS4 की बसें नहीं चल पा रही हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम लगातार दिल्ली में बसों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। किसी भी यात्री को परेशानी ना हो, निगम की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली रूट पर निगम की करीबन 300 बसें चल रही हैं। इसके तहत 181 CNG बसें, 12 वॉल्वो बसेस और 103 नई BS6 बसें दिल्ली रूट पर संचालित की जा रही हैं। रैप की गाइडलाइंस थी, उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ रही है, जैसे वोल्वो बसेस में हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। दून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी मिल गई है। नजीबाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। अनिल बलूनी ने रेल मंत्री का आभार जताया है। अनिल बलूनी ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी। गढ़वाल के लोगों को सुविधा मिलेगी। दून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस का नजीबाबाद में स्टॉपेज होगा। इस स्टॉपेज को मंजूरी को लेकर सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। उन्होंने पिछले महीने ही रेल मंत्री से ट्रेन के नजीबाबाद में स्टॉपेज का अनुरोध किया था और अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नजीबाबाद में स्टॉपेज में अनुमति दे दी है, जिससे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के स्थानीय जनता और दूसरे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस ठहराव को स्वीकृति मिल गई है। स्टॉपेज होने से लखनऊ और उसके आसपास जाने वाले स्थानीय यात्रियों को काफी सुविधा अब हो जाएगी। हरिद्वार डीएम ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया है। रैन बसेरों में व्यवस्था का जायजा इस बीच लिया। महिला रैन बसेरों में सुविधाओं को परखा है।
साफ सफाई के डीएम ने निर्देश भी दिए हैं। लोगों के हस्ताक्षर कराने के आदेश हैं। हरिद्वार में गंगा किनारे बने रैन बसेरों का डीएम कर्मेंद्र सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी गरीब, असहाय और बेसहारा व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी और असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने महिला रैन बसेरों के निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त को बसेरे की छत की सफाई कराने और शौचालय को भी आवश्यकता अनुसार देर रात तक खोलने और बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश के दौरान रैन बसेरे में रुके हुए व्यक्तियों से रजाई, गद्दा, पेयजल, शौचालय, प्रकाश जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। डीएम ने निरंतर यानी कि लगातार साफ सफाई करने और रजाई बिस्तर को भी साफ रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रैन बसेरों में आने वाले व्यक्तियों का रजिस्टर मेंटेन करते हुए उसका फीडबैक दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान तहसीलदार प्रियंका रानी, मुख्य व्यक्तिक अधिकारी सुदेश कुमार सहित दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। यूट्यूबर अरमान मलिक पर मारपीट का आरोप लगाया। अरमान मलिक ने हरिद्वार पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। यूट्यूबर सौरभ ने अरमान मलिक को रोस्ट किया था। पुलिस ने मामले में दोनों से पूछताछ की है। हरिद्वार के ज्वालापुर पहुंचे फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस रियलिटी शो कंटेस्टेंट रहे अरमान मलिक। बीती रात उन्होंने सौरभ नाम के लड़के के साथ मारपीट करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है सौरभ भी एक यूट्यूबर है। उसने अपने चैनल पर अरमान मलिक पर रोस्ट वीडियो बनाकर शेयर किया था। इससे नाराज होकर अरमान मलिक ने ज्वालापुर के खन्ना नगर स्थित सौरभ के घर पहुंचकर उसके साथ मारपीट करी है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ की है। सड़क हादसे के बाद हरकत में आ गया है प्रशासन। आरटीओ शैलेश तिवारी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। दुर्घटना मुक्त सड़क बनाने को लेकर के चर्चा की गई। अधिकारियों को आरटीओ ने निर्देश दिए। हरिद्वार के मंगलौर स्थित देवबंद तिराहे पर 14 नवंबर को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से घटनास्थल पर हुई दुर्घटनाओं की जानकारी ली और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की चर्चा की है। तो वहीं आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि इस इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जल्द ही ठोस उपाय किए जाएंगे। घटनास्थल पर सुरक्षा संकेत लगाने, गति सीमा का सख्ती से पालन कराने और नियमित रूप से ट्रैफिक निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। हरिद्वार के पथरी थाने में बना पुलिस स्मार्ट बैरक। जी हां, एसएसपी ने स्मार्ट बैरक का उद्घाटन किया है। पुलिसकर्मियों को अब बेहतर एटमॉस्फेयर मिल पाएगा। हरिद्वार के पथरी थाने में पुलिस स्मार्ट बैरक का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र डोभाल ने किया है। उन्होंने नवनिर्मित महिला और पुरुष बैरकों का शुभारंभ करते हुए थाने में लंबित मुकदमों की समीक्षा की और उनके जल्द से जल्द निस्तारण पर जोर दिया है। महिला बैरक की अनुपस्थिति की वजह से पुलिसकर्मियों को पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसको लेकर एसओ पथरी रविंद्र कुमार ने महिला बैरक, पुरुष बैरक, भोजनालय और कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुए इनके निर्माण की स्वीकृति दी थी। हालांकि एसओ की देखरेख में ये काम पूरा हुआ है। पथरी में महिला बैरक का उद्घाटन किया गया था। इसमें उसका रेनोवेशन और उसके बाद जो महिला कर्मियों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं उसका उच्चीकरण का हम लोगों के द्वारा एक प्रयास किया गया है। और इसी संबंध में कल भगवानपुर में भी हम लोगों के द्वारा इस चीज़ को देखा गया था। सभी थाना प्रभारियों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है इस बदलते हुए दौर में
जो हमारे कर्मी हैं वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसका उच्चीकरण किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में जो हमारे खासकर जो उनके शौचालय हैं और जो उनके रहने के लिए जो बैरक्स हैं उनका उच्चीकरण किया जाना चाहिए। इस संबंध में अलग से सभी को डायरेक्शन भी दिया गया है और थाना प्रभारी इसको लगातार कार्य कर रहे हैं और आज इसी की आज एक परिणति थी जिसमें हमारे थाना प्रभारी पथरी ने इसमें एक अच्छा कार्य करते हुए महिला कर्मियों के रहने की जो व्यवस्थाएं हैं उसके उच्चीकरण का प्रयास किया था। डोईवाला शुगर मिल पेराई सत्र आज से शुरू हो जाएगा। सौरभ बहुगुणा और प्रेमचंद अग्रवाल उद्घाटन करने वाले हैं। विधायक ब्रजभूषण गौरेला और मिल प्रबंधक मौजूद रहेंगे। डोईवाला में आज से शुगर मिल पेराई सत्र शुरू होने जा रहा है। इस पेराई सत्र का उद्घाटन गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे। इस दौरान मिल प्रबंधक डीपी सिंह और किसान भी मौजूद रहेंगे। डोईवाला के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट में फायरिंग हुई है। दून पुलिस ने 5 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जिनकी आज पेशी होगी। डोईवाला के जॉलीग्रांट पुलिस चौकी क्षेत्र जॉली गांव में फायरिंग हुई। इस मामले में दून पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को नेपाली फॉर्म रायवाला से गिरफ्तार किया है। आज सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।